बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामदास नाम के एक नेक बुजुर्ग अपने बेटे अर्जुन के साथ रहते थे। रामदास के घर के ठीक सामने ही उनकी एक छोटी सी दुकान थी, जिससे उनके घर का गुजारा चलता था। अर्जुन बहुत ही मेहनती और संस्कारी लड़का था, जो पूरी ईमानदारी से उस दुकान को संभालता था। एक दिन रामदास दुकान के बाहर बैठे थे कि तभी उनके बचपन का दोस्त श्यामलाल उनसे मिलने पहुंचा। अरे भाई रामदास, क्या हाल चाल है? तुमसे मिले हुए तो जमाना हो गया। सब कैसा चल रहा है? बस गुजारा हो रहा है श्यामलाल। तुम अपनी सुनाओ, तुम कैसे हो? और तुम्हारी बेटी कैसी है? अब तो वो काफी बड़ी हो गई होगी। हाँ रामदास, अब वो शादी के लायक हो गई है। और तुम्हारा भी तो एक बेटा है ना, अर्जुन। वो भी तो अब बड़ा हो गया होगा। क्या सोचा है तुमने? उसकी शादी कब कर रहे हो? हाँ श्यामलाल, शादी लायक तो हो गया है, लेकिन श्यामलाल तुम तो जानते हो ना, बिना पैसे की शादी नहीं होती। अब शादी के बारे में सोचना है तो उसके लिए धन की भी आवश्यकता होगी, पर मेरे पास फिलहाल इतना धन नहीं है। जब आएगा तब अर्जुन की शादी के बारे में सोचूंगा। रामदास, मुझे लगता है कि हर काम का एक सही समय होता है। अब तुम्हारा बेटा बड़ा हो गया है, अगर वक्त रहते उसकी शादी कर दोगे तो अच्छा रहेगा। सच कहूं तो मेरे मन में एक बात थी और मैं वही करने यहाँ आया था, पर समझ नहीं आ रहा कि कैसे कहूं। तुम तो मेरे बचपन के यार हो, फिर मुझसे क्या शर्माना। जो भी बात है बिना किसी झिझक के कहो। रामदास, मैं अपनी बेटी का रिश्ता लेकर तुम्हारे पास आया हूँ। क्या तुम अपने बेटे के लिए मेरी बेटी सीता को अपनाओगे? ये तो बहुत खुशी की बात है कि तुम हमारी इस पुरानी दोस्ती को अब रिश्तेदारी में बदलना चाहते हो। लेकिन श्यामलाल, सच कहूं तो मेरे पास पैसों की बहुत तंगी है। मैं अभी अर्जुन की शादी नहीं कर पाऊंगा। अरे भाई रामदास, कैसी बातें करते हो? तुम्हारी हालत मैं अच्छे से जानता हूँ, पर मेरी भी तो वैसी ही स्थिति है जैसी तुम्हारी है। मैं कौन सा बहुत बड़ा रईस हूँ, मेरी भी हालत कुछ ऐसी ही है। लेकिन रामदास, तुम मेरे बारे में भी तो सोचो। मेरी इकलौती बेटी है और वो भी अब शादी के लायक हो गई है। अगर तुम उसे स्वीकार कर लोगे तो मैं बेफिक्र हो जाऊंगा। फिर मुझे अपनी बेटी की कोई चिंता नहीं रहेगी। इसीलिए मैं चाहता हूं कि हम ये रिश्ता पक्का ही कर दें। और तुम फिक्र क्यों करते हो? हम अभी शादी नहीं करेंगे, हम 1 साल बाद शादी करेंगे। तब तक तुम्हें भी समय मिल जाएगा और मुझे भी। और हाँ, 1 साल के बाद हम बहुत सादगी से शादी करेंगे, तो इसमें ज्यादा खर्चा भी नहीं आएगा। अब बताओ, तुम क्या कहते हो? मैंने तो अपने दिल की सारी बातें तुम्हें कह दी, तो क्या तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है? हाँ श्यामलाल, तुमने सही कहा। अगर हम 1 साल बाद चयन करते हैं तो सब बहुत अच्छे से हो पाएगा, हमें वक्त भी मिल जाएगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। हम ठीक 1 साल बाद दोनों की शादी करवा देंगे। लेकिन रामदास, तुम एक बार अपने बेटे अर्जुन से भी पूछ लेते कि वो क्या कहता है। श्यामलाल, मेरा अर्जुन कभी मेरी बात नहीं टालता। मैं जैसा कहूंगा वो वैसा ही करेगा। तुम उसकी फिक्र मत करो, उसे भी ये रिश्ता जरूर पसंद आएगा। तब तो हम आज से सिर्फ दोस्त ही नहीं बल्कि समधी बन चुके हैं। बहुत बहुत मुबारक हो। बेटा अर्जुन, आज श्यामलाल आया था। मैंने तुम्हारी शादी उसकी बेटी सीता से तय कर दी है। तुम्हें इस रिश्ते से कोई एतराज तो नहीं है ना? आप कैसी बातें कर रहे हो पिताजी? भला मुझे क्या एतराज हो सकता है? आप मेरे लिए जो भी करोगे वो मेरे भले के लिए ही होगा। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप ही मेरे लिए सब कुछ हो। जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। रामदास ये बातें सुन बहुत खुश हो जाता है। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। रामदास के गांव में एक महाजन होता है, जिसकी नज़र रामदास की दुकान और उसके घर पर होती है। एक दिन वो रामदास के पास आकर बोलता है, अरे रामदास, क्या हालचाल है? कुछ फैसला किया या यूं ही समय गुजार रहे हो? आप किसके बारे में बात कर रहे हो धनराज जी? अरे भाई रामदास, वो बात याद है ना जो मैंने पिछली बार कही थी? अपनी ये दुकान और घर मुझे बेच दो, मैं तुम्हें बहुत अच्छी कीमत दूंगा। बोलो, तैयार हो ना अब? धनराज जी, मैंने आपको कितनी बार कहा है, मैं अपना घर और दुकान किसी भी हाल में नहीं बेचूंगा। ये मेरे लिए सब कुछ है, मेरे जीने का सहारा है। मैं यहीं रहना चाहता हूँ। ये मेरे पिताजी की आखिरी निशानी है। यहाँ मेरी पत्नी की यादें हैं, मेरे अर्जुन के बचपन की यादें हैं। मैं ये जगह छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। सोच लो रामदास, मैं तुम्हें इस जगह के दुगने दाम दूंगा। फिर तुम उस रकम से अपना दूसरा मकान बना लेना, दूसरी जमीन खरीद लेना। लेकिन ये जमीन मुझे बेच दो, तुम्हारा बहुत फायदा होगा।
अरे तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा हूं, मान जाओ। नहीं धनराज जी, दुगनी क्या, चाहे आप इस जगह के लिए मुझे 10 गुनी रकम क्यों ना दे दो, फिर भी मैं ये जगह किसी भी कीमत पर नहीं बेचूंगा। ठीक है रामदास, अगर फिर भी तुम्हारा मन बदल जाए तो मुझे बता देना। ऐसा कहकर धनराज वहां से चला जाता है। महीने बीत जाते हैं। रामदास की दुकान पर लोगों का आना जाना कम हो जाता है। पिताजी, अब दुकान पहले जैसी नहीं चल रही है। पहले तो जैसे तैसे हमारा गुजारा हो जाता था, पर अब जब हमें पैसों की ज्यादा जरूरत है तब दुकान की हालत और भी खराब हो गई है। अभी तो घर का खर्चा भी मुश्किल से निकल पा रहा है, तो फिर हम शादी के लिए पैसे कहाँ से जमा करेंगे? ऐसा कैसे हो गया अर्जुन? आखिर हमारी दुकान पर लोगों का आना कम क्यों हो गया? पिताजी, पहले गांव में सिर्फ हमारी ही दुकान हुआ करती थी, इसलिए सब यहीं आते थे। पर अब तो गली गली में नई दुकानें खुल गई हैं। उन दुकानदारों के पास बहुत पैसा है, वो शहर से नया और बढ़िया सामान लाकर सजा देते हैं। हमारे पास उतना पैसा कहाँ है कि हम वैसा कीमती सामान ला सकें। शायद इसीलिए लोग अब हमारी पुरानी दुकान पर आना पसंद नहीं करते। हाँ अर्जुन, तुमने एकदम सही कहा, शायद यही वजह है। लेकिन अर्जुन, अब तुम्हारी शादी में ज्यादा वक्त नहीं बचा है, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा बेटा। दोनों गहरी सोच में डूब जाते हैं और देखते ही देखते वक्त तेजी से गुजरने लगता है। अब शादी में सिर्फ 2 महीने का समय बचा होता है। अर्जुन दुकान पर गया होता है, तभी घर पर अकेले बैठे रामदास के मन में ख्याल आता है। अब मैं क्या करूं? देखते ही देखते ये 2 महीने भी निकल जाएंगे और दुकान से तो पैसे आने से रहे। बहुत इंतजार कर लिया, पर दुकान तो चल नहीं रही। मेरा इकलौता बेटा है और मैंने मोहन को वादा किया है कि मैं उसकी बेटी से शादी करवाऊंगा। मुझे पैसों का इंतजाम तो करना ही होगा। एक काम करता हूँ, धनराज के पास जाकर कुछ पैसे ले आता हूँ। शादी के बाद अर्जुन कोई काम कर लेगा और हम सब मिलकर उसके पैसे चुका देंगे। यही सोचकर रामदास अपना सारा मान सम्मान भूलकर धनराज के दरवाजे पर जा खड़ा होता है और उससे पैसों के लिए मिन्नतें करता है। धनराज अपनी जीत को करीब देखकर एक शातिर मुस्कान के साथ बोलता है, पैसे तो मैं दे दूंगा रामदास, लेकिन व्यापार में भावनाओं का क्या काम? अगर तुम पैसे न लौटा पाए तो मेरा क्या होगा? मुझे भी तो अपनी मेहनत की कमाई की गारंटी चाहिए। सीधी सी बात है, अपनी दुकान के कागज मेरे पास रख दो और तुरंत पैसे ले जाओ। नहीं नहीं धनराज जी, मैं अपनी दुकान के कागजात नहीं दे सकता। अरे भाई, मैं कौन सा तुम्हारी दुकान पर कब्जा कर रहा हूँ? सिर्फ कागजात ही तो मांग रहा हूँ। आखिर मुझे भी तो यकीन होना चाहिए ना। मैं बस भरोसे के लिए कागज रख रहा हूँ। जैसे ही तुम मेरा कर्ज उतार दोगे, मैं तुरंत तुम्हारे कागज वापस कर दूंगा। ठीक है धनराज जी। शाबाश, यही तो मैं सुनना चाहता था। अब बताओ, आखिर कितने पैसों का इंतजाम करना है? मुझे 10,000 की जरूरत है। ठीक है, मैं अभी तुम्हें ला कर देता हूँ। रामदास 10,000 रुपए लेकर घर पहुंचता है। पैसों को अलमारी में संभाल कर रखने के बाद वो अर्जुन के लौटने का इंतजार करने लगता है। तभी अचानक रामदास के सीने में तेज दर्द उठता है। वो तड़पने लगता है और किसी को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन आवाज़ नहीं निकलती और वो ज़मीन पर गिर जाता है। थोड़ी देर में अर्जुन घर लौटता है और अपने पिता को ज़मीन पर गिरा देख घबरा जाता है। वो उन्हें उठाने की कोशिश करता है, पर रामदास कोई हलचल नहीं करते। अर्जुन तुरंत डॉक्टर को बुलाकर लाता है। डॉक्टर रामदास की जांच करते हैं और उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। नहीं डॉक्टर जी, ये नहीं हो सकता। मेरे पिताजी को तो कोई बीमारी भी नहीं थी, अचानक उनकी मौत कैसे हो सकती है? मैं नहीं मान सकता। आप ठीक से देखिए ना प्लीज। डॉक्टर अर्जुन को समझाते हैं और उसे हिम्मत देते हैं, लेकिन अर्जुन जोर जोर से रोने लगता है। फिर रामदास का अंतिम संस्कार किया जाता है। कुछ दिन इसी मातम में बीत जाते हैं। अर्जुन बिल्कुल अकेला पड़ चुका है। एक दिन अर्जुन को अलमारी में 10,000 रुपए दिखते हैं, जिसे देख वो सोच में पड़ जाता है। आखिर ये पैसे यहाँ आए कहाँ से? पक्का पिताजी ने ही कहीं से जुगाड़ किया होगा। हमारे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं थी। जरूर उन्होंने किसी से उधार लिया होगा, पर किससे? एक काम करता हूँ, ये पैसे जिससे भी लिए थे मैं उसे वापस कर दूंगा। अब मुझे शादी वादी नहीं करनी। मेरे पिताजी ही मेरे लिए सब कुछ थे। उनके जाते ही मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। मेरा तो इकलौता सहारा ही वही थे। अब उनके बिना मैं किसके दम पर आगे बढ़ूं?
अभी तो पिताजी को गए कुछ ही दिन हुए हैं और अगले महीने शादी की तारीख है। क्या मैं इस हाल में शादी करूंगा? बिल्कुल नहीं। मैं श्यामलाल जी के पास जाऊंगा और उनसे माफी मांग लूंगा कि मैं ये शादी नहीं कर सकता। अर्जुन ये सब सोच ही रहा होता है, तभी उसके घर धनराज आता है और बोलता है। और बेटा अर्जुन, क्या हाल है? ठीक तो हो ना? जी धनराज जी, मैं ठीक हूँ, लेकिन पिताजी की बहुत याद आती है। उनके बिना घर बिल्कुल सूना लगता है। मैं बचपन से कभी उनसे अलग नहीं रहा। माँ तो बचपन में ही चल बसी थीं, तो पिताजी ही मेरे लिए माँ बाप दोनों थे। उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा। अब मेरा कोई नहीं बचा। मैं सच में अनाथ हो गया हूँ। अपने आप को संभाल बेटा। अब जो होना था वो तो हो गया। इस दुनिया में कोई भी अमर नहीं है। जिसे जब जाना होता है चला जाता है। वैसे बेटा, मैं तुमसे एक ज़रूरी बात करने आया था। मुझे पता है कि ये समय ठीक नहीं है, लेकिन तुम इस बारे में नहीं जानते, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें एक बार बता दूं। जी धनराज जी, जी बोलिए ना, क्या बात है? बेटा, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी शादी के लिए मुझसे 50,000 रुपए लिए थे। अब तो वो रहे नहीं, तो तुम्हें ही वो कर्ज चुकाना होगा। मुझे लगा तुम्हें शायद पता ना हो, इसलिए बताने आया हूं। तुम्हारे पिताजी ने इस बारे में तुमसे कुछ कहा तो होगा ही, है ना? ये आप क्या कह रहे हैं धनराज जी? पिताजी ने तो मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया था। लेकिन हाँ, मुझे अलमारी में 10,000 रुपए मिले थे। शायद वो आपके ही होंगे, पर बाकी के पैसे कहाँ गए? अगर पिताजी ने आपसे 50,000 रुपए लिए थे, तो अलमारी में सिर्फ 10,000 रुपए क्यों है? और पिताजी ने इतनी बड़ी रकम ली ही क्यों? बेटा, ये तो मुझे नहीं पता, पर वो मेरे पास आए थे और बोले कि तुम्हारी शादी के लिए पैसे चाहिए। अब तुम कह रहे हो कि अलमारी में 10,000 रुपए थे। बाकी के पैसे कहाँ गए, ये तो तुम्हारे पिताजी ही जानते होंगे कि उन्होंने किसको दिए। हो सकता है उन पर कोई और भी कर्ज रहा हो या शादी की तैयारियों में खर्च कर दिए हों। अब ये तो तुम ही जानो और तुम्हारे पिताजी, लेकिन मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। धनराज जी, मुझे थोड़ा समय दे दीजिए, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। अभी तो मेरे पास सिर्फ 10,000 रुपए ही है। आप एक काम कीजिए, ये 10,000 रुपए ले लीजिए, बाकी के 40,000 रुपए मैं मेहनत मजदूरी करके आपको धीरे धीरे लौटा दूंगा। अरे पागल, ये पैसे तू अपने पास ही रख, शादी में काम आएंगे। अगले महीने तो तेरी शादी है ना, अभी मुझे मत दे। जब शादी ब्याह हो जाए तब आराम से मेरे पैसे वापस कर देना। नहीं धनराज जी, मैं अब शादी वादी नहीं करूंगा, इसलिए मुझे ये 10,000 रुपए रखने की कोई जरूरत नहीं है। ये आप ही ले जाइए। अरे पागल, ऐसा फैसला मत ले। शादी तो तुझे करनी ही पड़ेगी। उस बेचारी लड़की का सोच जिसने तुझे अपना मान लिया है। अगले महीने ही तो शादी है। अगर तूने रिश्ता तोड़ा तो बदनामी तो उसकी भी होगी ना। तू भले ही रो रहा है, लेकिन तेरे बापू ने बड़ी खुशी से ये रिश्ता पक्का किया था। ये उनकी आखिरी इच्छा थी। अगर तू शादी नहीं करेगा तो उनकी आत्मा को सुकून नहीं मिलेगा। और एक बात, अगर तूने अभी शादी नहीं की तो आगे तो तुझे लड़की मिलेगी ही नहीं। तेरी उम्र भी तो हो गई है, बुढ़ापे में कौन ब्याह करेगा? बापू की आखिरी इच्छा समझकर शादी कर ले बेटा, मान जा मेरी बात। वैसे भी घर में अब कोई है नहीं, शादी कर लेगा तो एक साथी मिल जाएगा और तुझे सहारा भी मिल जाएगा। जी लालचंद जी, शायद आप सही कह रहे हैं। मेरे पिताजी की भी यही इच्छा थी कि उनके दोस्त की बेटी से मेरी शादी हो। मैं उनकी आखिरी इच्छा जरूर पूरी करूंगा, नहीं तो पिताजी मुझसे नाराज हो जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरकार अर्जुन ने सीता से मंदिर में सादगी से ब्याह कर लिया। सीता के घर में आते ही माहौल बदल गया। वो बहुत नेक दिल है और अर्जुन का बहुत ध्यान रखती है। कुछ दिन हंसी खुशी बीत जाने के बाद एक दिन धनराज फिर से घर आता है। अरे अर्जुन, तूने अभी तक मेरे पैसे नहीं दिए? कब तक लौट आएगा और कितना इंतजार करवाएगा मुझसे? जी धनराज जी, मैं बात समझ रहा हूँ, बस मुझे थोड़ा समय और दे दीजिए। मैं जल्द से जल्द आपके पैसे वापस कर दूंगा। मुझे तो नहीं लगता कि तू जल्दी पैसे लौटा पाएगा। तेरी दुकान तो वैसे ही ठप पड़ी है। गांव में और भी नई दुकानें खुल गई हैं। अब तू किस भरोसे मेरे पैसे लौटाएगा? इतनी बड़ी रकम कहां से लाएगा? इससे अच्छा एक काम कर, मेरे पास तेरे लिए एक बहुत बढ़िया प्रस्ताव है। तू अपनी ये दुकान और घर मुझे बेच दे, मैं तुझे इसके बदले बहुत अच्छी रकम दे दूंगा। नहीं धनराज जी, मैं ये घर और दुकान किसी भी कीमत पर नहीं बेचूंगा। ये मेरे पिताजी की आखिरी निशानी है। उन्होंने आपसे कितनी बार कहा था कि वो इसे नहीं बेचेंगे, फिर भी आप इसके पीछे क्यों पड़े हो?
मैं मानता हूं कि मेरे पिताजी ने आपसे पैसे लिए थे, वो उनकी मजबूरी थी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं इसके बदले आपको अपना घर और दुकान दे दूं। मैंने कहा ना, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। ठीक है, मैं तो तुझे भला सोचकर ही कह रहा था, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि इतनी बड़ी रकम का इंतजाम करना तेरे बस की बात नहीं है। फिर भी अगर तू लौटा सकता है तो तेरे पास पूरा 1 महीना है। लेकिन सुन, अगर 1 महीने बाद मुझे मेरी पहली किश्त नहीं मिली तो याद रखना, तेरी दुकान के कागजात मेरे पास है। इसकी नौबत नहीं आएगी धनराज जी, मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है। मैं दिन रात एक कर दूंगा, बहुत मेहनत करूंगा और कुछ भी करके आपके पैसे लौटा ही दूंगा। सुनिए जी, हमारी दुकान से तो बस जैसे तैसे घर का गुजारा ही हो पाता है। मैं तो पाई पाई जोड़कर घर चलाती हूँ। यहाँ तो 1 रुपया तक नहीं बचता, तो फिर 50,000 रुपए की इतनी बड़ी रकम कहाँ से आएगी? हम उनके पैसे कैसे चुका पाएंगे? तुम फिक्र मत करो सीता, मैंने सोच लिया है। मुझे भी पता है कि सिर्फ इस दुकान के भरोसे हम 50,000 रुपए जैसा मोटा कर्ज नहीं उतार पाएंगे। शहर जाकर मजदूरी करूंगा, दिन रात एक कर दूंगा और पाई पाई जोड़कर धनराज का मुंह बंद कर दूंगा। अगली सुबह होते ही अर्जुन अपनी किस्मत आजमाने घर से निकल पड़ा। वो शहर की गलियों में दर दर भटका, कई लोगों से काम मांगा, लेकिन कहीं भी बात नहीं बनी। सूरज ढलने को था और अर्जुन बुरी तरह थक चुका था। तभी एक रईस सेठ की नजर उस पर पड़ी और वो उसके पास आकर बोला, अरे भाई सुनो, मुझे अपने गोदाम के लिए एक तगड़े और मेहनती आदमी की जरूरत है। क्या तुम मेरे यहाँ काम करोगे? सेठ की बात सुनते ही अर्जुन के चेहरे पर चमक आ गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी भटकने के बाद अचानक उसे काम का बुलावा आ गया है। वो बिना एक पल गवाए खुशी खुशी हाथ जोड़कर बोल पड़ा, हाँ सेठ जी, जरूर करूंगा। आप तो मेरे लिए साक्षात भगवान बनकर आए हैं। मैं सुबह से काम की ही तलाश में दर दर भटक रहा था, पर कहीं बात नहीं बन रही थी। बताइए सेठ जी, मुझे क्या काम करना होगा? मैं पूरी ईमानदारी से मेहनत करूंगा। चलो मेरे साथ आओ, गोदाम से कुछ भारी बोरियां बाहर निकालनी है। मैं तुम्हें सारा काम वहीं चलकर समझाता हूँ। अर्जुन बिना कुछ सोचे समझे सेठ के पीछे चल दिया। वो एक बड़ा सा गोदाम था जहां अनाज और सामान की सैकड़ों बोरियां भरी पड़ी थीं। अर्जुन ने कभी इतना भारी काम नहीं किया था। उसे तो बस अपनी छोटी सी दुकान चलाने की आदत थी। लेकिन धनराज का कर्ज और सीता का चेहरा याद करते ही उसके हाथों में जैसे ताकत आ गई। वो सारा दिन पसीने से तरबतर होकर भारी भारी बोरियां उठाता रहा। शाम होते होते उसका पूरा शरीर दर्द से टूट रहा था, पर उसने हार नहीं मानी। अरे भाई, थोड़ा सब्र रख, दे रहा हूँ। मैं कोई भागकर कहीं जा नहीं रहा जो तू सिर पर सवार हो रहा है। पर ये मेरा बटुआ कहाँ गया? अभी तो यहीं था। जरा पीछे हट, मुझे ठीक से देखने दे, कहीं तूने ही तो इधर उधर नहीं कर दिया। सेठ जी, मुझे क्या पता आपका बटुआ कहाँ है। मैं तो सारा दिन काम खत्म करके अभी अभी आपके पास आया हूँ। बटुआ कहाँ रखा है ये तो आपको ही पता होगा ना। ज्यादा सफाई मत दे, मुझे सब समझ आ रहा है। मेरा बटुआ तूने ही पार किया है। तेरे यहाँ कदम रखने से पहले मेरा बटुआ यही मेरी आंखों के सामने था। अब अचानक हवा में तो गायब नहीं होगा। साफ बात है कि तूने ही मौका देखकर हाथ साफ किया है। चोर कहीं के, शर्म नहीं आती? मैं तो तुझे भला आदमी समझकर काम पर रखा था, पर तू तो नीच निकला। चोरी करने के इरादे से घुसा था क्या? ऐसा एहसान फरामोश आदमी नहीं देखा मैंने। जिसकी थाली में खाया उसी में छेद कर रहा है। चल निकाल मेरा बटुआ, वरना अंजाम बुरा होगा। सेठ जी, आप मुझ पर बहुत गलत इल्जाम लगा रहे हैं। मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन चोर नहीं। मेरे पिताजी ने मुझे यही सिखाया है कि मेहनत का 1 रुपया बेईमानी के लाखों रुपयों से बड़ा होता है। मैं यहाँ अपनी मेहनत की रोटी कमाने आया हूँ, किसी का हक मारने नहीं। मैंने आपके बटुए को हाथ तक नहीं लगाया है। कृपा करके आप मुझ पर ये झूठा दाग मत लगाइए और मेरी जो मजदूरी बनती है बस वो दे दीजिए। वो तो तेरी शक्ल से ही दिख रहा है कि तेरे बाप ने तुझे कैसे संस्कार दिए हैं। एक तो चोरी करता है, ऊपर से सीना तानकर झूठ बोल रहा है। शर्म का तो तेरे बात से गुजारा भी नहीं हुआ। चोरी भी तूने की और अब मजदूरी मांगने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? साफ साफ कह रहा हूं, पहले मेरा बटुआ निकाल, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा।
तुझे पता नहीं है कि मैं किस मिट्टी का बना हूं। सेठ जी, मैं एक बार कह चुका हूं और फिर कह रहा हूं कि मैंने आपका बटुआ नहीं लिया है। आप मुझ पर चाहे जितने इल्जाम लगा लें, पर झूठ सच नहीं हो जाएगा। मेरे पास आपका कोई बटुआ नहीं है। आप बेकार में मुझ पर शक कर रहे हैं। मैंने सारा दिन ईमानदारी से पसीना बहाया है, चोरी करने के लिए नहीं। अच्छा, तो सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा। तुझे लग रहा है कि तू अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से मुझे बेवकूफ बना लेगा। ठीक है, मत मान। अब तू ऐसे नहीं मानेगा। चल मेरे साथ सरपंच जी के पास, वही अब तेरा फैसला करेंगे और तेरी असलियत सबके सामने लाएंगे। सरपंच जी, मेरे बटुए में पूरे 20,000 रुपए थे। मैंने ये पैसे बड़ी मेहनत से अपने मजदूरों को देने के लिए रखे थे, पर इस आदमी ने मौका पाकर मेरा बटुआ साफ कर दिया है। अब आप ही न्याय कीजिए और इससे कहिए कि चुपचाप मेरे पैसे लौटा दे, वरना मुझे पुलिस बुलानी पड़ेगी। नहीं सरपंच जी, ये एकदम झूठ बोल रहे हैं। मैं इनके पास चोरी करने नहीं, बल्कि दिन भर पसीना बहाकर मजदूरी करने गया था। जब काम पूरा हो गया और मैंने अपने पैसे मांगे तो इन्होंने मुझे फूटी कौड़ी भी नहीं दी। उल्टा अब मुझ पर ये झूठा इल्जाम लगा रहे हैं कि मैंने इनका बटुआ चुराया है। सरपंच जी, मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है। मैं बेकसूर हूँ। झूठा कहीं का। सरपंच जी, झूठ मैं नहीं बल्कि ये बोल रहा है। अगर आपको मेरी बात पर जरा भी शक है तो मेरे पास इस बात का गवाह है कि मेरा बटुआ इसी ने चुराया है। आप धनराज जी से पूछ लीजिए, उन्होंने सब अपनी आंखों से देखा है। तभी वहां पर धनराज जी आकर बोलते हैं, जी सरपंच जी, सेठ मोहन एकदम सच बोल रहे हैं। मैंने खुद अर्जुन को बटुए से पैसे गिनते हुए देखा है। बटुआ अर्जुन के पास ही है। असल में सरपंच जी, अर्जुन ने मुझसे भी 50,000 रुपए कर्ज ले रखा है, जो इसने अब तक नहीं चुकाया। मुझे लगता है शायद इसीलिए उसने पैसे चुराए होंगे। अच्छा धनराज, मुझे अब पूरी बात समझ आई। तो ये सब तुम्हारा किया धरा है। तुम जानबूझकर मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो ताकि तुम्हें मेरी दुकान और घर मिल सके, है ना? तो ये तुम्हारी साजिश थी और ये सेठ मोहन भी तुमसे मिला हुआ है। तुम दोनों ने मिलकर मुझे फंसाया है। तुम अच्छी तरह से जानते हो धनराज, मैंने कोई बटुआ नहीं चुराया है। हमने दोनों पक्षों की दलीलें गौर से सुन ली हैं। सेठ मोहन के पास गवाह है जिसने तुझे बटुए से पैसे गिनते हुए देखा है, इसलिए तू झूठ बोलने की जरा भी कोशिश मत कर। और रही बात धनराज के कर्ज की, तो जैसा कि वो कह रहा है, तूने उससे भी काफी पैसे ले रखे हैं। हम तुझे 1 महीने की मोहलत दे रहे हैं। तू चाहे कुछ भी कर, लेकिन 1 महीने के भीतर धनराज और सेठ मोहन के सारे पैसे लौटा दे। अगर तू ऐसा नहीं कर पाया तो पंचायत को तेरे खिलाफ कोई सख्त कदम उठाना होगा। तेरे पास बस 1 महीने का समय है। ये पंचायत यहीं खत्म होती है। सरपंच जी की बातें सुनकर अर्जुन को ऐसा लगा जैसे उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और वो पूरी तरह सुन्न हो गया। आंखों में आंसू लिए वो हारे हुए इंसान की तरह धीरे धीरे अपने घर पहुंचा। वहां सीता बड़े चाव से उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन जैसे ही अर्जुन ने कांपती आवाज में पंचायत का सारा हाल सुनाया, सीता का तो कलेजा ही मुंह को आ गया और वो बेबस होकर रह गई। अब हम क्या करेंगे जी? पहले तो बस लालचंद के पैसों की मुसीबत थी, पर अब तो चोरी का कलंक भी लग गया। पता नहीं हमारी किस्मत हमें कहाँ ले जा रही है। भगवान भी हमारी इतनी मुश्किल परीक्षा क्यों ले रहे हैं? इतने सारे पैसे हम भला कहाँ से ला पाएंगे? सीता, मैं देख रहा हूं कि अभी चारों तरफ से मुश्किलें आ गई हैं, लेकिन जब इंसान के लिए सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब भगवान का एक रास्ता हमेशा खुला रहता है। मुझे ऊपर वाले पर पूरा यकीन है, वो हमें इस मुसीबत से बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। तुम देख लेना, आखिर में जीत सच्चाई की ही होगी। अभी ये दोनों आपस में बात ही कर रहे थे कि अचानक बाहर से शोर शराबा सुनाई देने लगा। पता चला कि साहूकार धनराज के गोदाम में भयंकर आग लग गई है। देखते ही देखते आग की लपटें आसमान छूने लगी और सारा अनाज राख होने लगा। धनराज बदहवास होकर पागलों की तरह वहां भागा भागा पहुंचा। अरे कोई तो मदद के लिए आगे आओ, जल्दी से पानी डालो। मेरा बेटा, मेरा नन्हा बेटा उस जलते हुए गोदाम के अंदर फंस गया है। भगवान के लिए कोई तो उसे बाहर निकाल लाओ, कोई तो मेरे बच्चे को बचा लो। आग की लपटें इतनी डरावनी थीं कि किसी की भी अंदर कदम रखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अर्जुन और सीता भी शोर सुनकर वहां दौड़ते हुए पहुंचे। सीता, मैं अब और यहाँ खड़ा नहीं रह सकता, मुझे फौरन जाना होगा।
वो मासूम बच्चा आग की लपटों में घिरा है। अगर मैं अभी नहीं गया तो बहुत देर हो जाएगी। मुझे उसकी जान बचानी ही होगी। नहीं जी, आप उस घटिया इंसान की मदद करने क्यों जा रहे हैं? भूल गए उसने हमें कैसे फंसाया है? ये सब उसी के किए की सजा है जो उसे आज मिल रही है। उसे भुगतने दीजिए, आप अपनी जान जोखिम में मत डालिए। नहीं सीता, इस समय ये बातें शोभा नहीं देती। इंसानियत के नाते मेरा वहां जाना बहुत जरूरी है। अगर आज मैं भी उसके जैसा ही पत्थर दिल बन गया तो फिर मुझ में और उस धनराज में क्या फर्क रह जाएगा? मुझे उस बच्चे को बचाना ही होगा। अर्जुन ने एक पल भी नहीं सोचा और धधकती आग की लपटों के बीच सीधे गोदाम के अंदर छलांग लगा दी। चारों तरफ धुआं और आग का तांडव था, लेकिन अर्जुन ने अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी पूरी ताकत झोंक दी और धनराज के मासूम बेटे को सुरक्षित बाहर निकाल लाया। धनराज अपनी बेटे को जिंदा देखकर बहुत खुश हुआ, पर उसके मन का खोट अभी भी गया नहीं था। उसने अर्जुन को एक शुक्रिया तक नहीं कहा। कुछ दिन गुजरे और धनराज की बर्बादी के दिन शुरू हो गए। गोदाम तो जल ही चुका था, अब उसका साझेदार सेठ मोहनदास भी अपने पैसों के लिए दबाव बनाने लगा। हालात इतने बिगड़ गए कि धनराज को अपना आलीशान घर तक बेचना पड़ा और वो एक मामूली से मकान में रहने को मजबूर हो गया। अपनी इस हालत और अर्जुन की उस बड़ी नेकी को याद कर आखिरकार धनराज का पत्थर दिल पिघल गया। वो भारी कदमों से अर्जुन के घर पहुंचा और उसके सामने फूट फूट कर रोने लगा। अर्जुन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे पिताजी के नाम पर बहुत बड़ा झूठ बोला था। असल में उन्होंने मुझसे सिर्फ 10,000 रुपए लिए थे। यहाँ तक कि चोरी का वो झूठा इल्जाम भी मैंने ही सेठ मोहनदास से कहकर लगवाया था, ताकि मैं तुम्हारी दुकान पर कब्जा कर सकूं। आज मेरी बर्बादी देखकर मुझे समझ आ गया है कि मुझे मेरे पापों की सजा मिल गई है। धनराज भाई, अब बस भी कीजिए। जो बीत गया उसे याद करके खुद को और सजा मत दीजिए। सच तो ये है कि जब आपने अपनी गलती मान ली तो मेरे मन से सारा बोझ उतर गया। मैं आपसे कोई नफरत नहीं रखता, बल्कि मैं तो खुश हूं कि आपको सही और गलत की पहचान हो गई। अब पुरानी बातों को यहीं छोड़ दीजिए और हिम्मत से काम लीजिए। अर्जुन की इतनी बड़ी सोच और दरियादिली देखकर धनराज की आंखों से आंसू छलक पड़े। वो धनराज जो कभी घमंड के नशे में चूर और लालची था, आज पूरी तरह बदल चुका था। अब उसके मन में नफरत नहीं, बल्कि सबके लिए नेक ख्याल थे। सच ही कहा गया है, भले ही रास्ता मुश्किल हो और थोड़ी देर हो जाए, पर जीत हमेशा सच्चाई और अच्छाई की ही होती है।